हेलो हेलो हेलो। बेटा आई एम ऑडिबल। आई एम ऑडिबल। सुन पा रहे हो ना? साउंड परफेक्ट है। हम्म। चलो ठीक है। यस सर, यस सर, साउंड परफेक्ट है। ओके। चलो कंटिन्यू करें। एक मिनट। देखो आज लेक्चर नंबर 3 होगा। 2 लेक्चर हमारे एंड हो चुके हैं, ठीक है। एक मिनट, ये मॉस्किटो मानेगा नहीं। हाँ ठीक है। बार बार सामने आ रहा है। हाँ, तो 2 लेक्चर हमारे एंड हो चुके हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है। आज लगभग इम्यूनिटी हमारी एंड हो जाएगी। समझ रहे हो? हाँ। मार नहीं दिया भाई, भगा दिया, ठीक है। सामने से भगा दिया, मारा नहीं है। फिर भी आप उसको मार सकते हो जो आपका खून पीता है, चाहे कोई भी हो, ठीक है। मार सकते हो जो आपका खून पीता है। समझ में आया? हाँ। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, ठीक है। हाँ, करते हैं स्टार्ट। चलो ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं। सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। समझना मेरी बात। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का लेक्चर नंबर 3। आज का जो टारगेट होगा, गोल होगा, देख लो कितना है। ओके। इसमें ये 4 गोल अचीव करने हैं आज हमें, ठीक है। थोड़ा बहुत आगे भी कर सकते हैं, बट 4 तो मैं अचीव करने ही है। टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट है भाई, ये दोनों। और एलर्जी। एलर्जी तो एक लाइन का है वैसे, ठीक है। ऑटो इम्यून डिसीज भी करा दूंगा मैं, ठीक है। डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर। ये आज टारगेट अचीव करने हैं, यानी आज हमारा इम्यूनिटी लगभग लगभग क्या, खत्म ही है, ठीक है। कल से हम डिसीज वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लव यू टू, ठीक है। ओके। रिवीजन सर, रिवीजन कराऊंगा भाई, रिवीजन कैसे छोड़ दूंगा। टेंशन क्यों कर रहे हो, ठीक है। रिवीजन पूरा कराऊंगा। सबसे पहले हमने बात की थी बेटा, बिल्कुल स्टार्टिंग से करा रहा हूं मैं, 2 लेक्चर पूरा रिवीजन करा दे रहा हूं। हमने बात की थी व्हाट इज इम्यूनिटी, ठीक है। इट इज अ प्रोटेक्टिंग शील्ड, ठीक है। एक प्रोटेक्टिंग शील्ड है जो डिफरेंट टाइप के पैथोजन से आपको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। फिर मैंने बात की थी बेटा, ये 2 प्रकार की हो सकती है, एक इन्नेट और एक एक्वाइर्ड। इन्नेट का मतलब जो जन्म से आपको मिली हुई है, एक्वाइर्ड का मतलब है जन्म लेने के बाद आप एक्वायर करते हो, ठीक है। अब जन्म से मिली हुई है और आप एक्वायर कर रहे हो, इन सबको हमने कुछ लाइन ऑफ डिफेंस में डिवाइड किया। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। जिसमें इननेट इम्यूनिटी में हमने 2 लाइन ऑफ डिफेंस बनाए, ठीक है। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बनाया एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर, ठीक है। नहाकर आए क्या सर? देखो तुमसे झूठ नहीं बोल सकता मैं, ठीक है। सुबह से लेक्चर ले रहा हूँ। अब इस लेक्चर के बाद नहाऊंगा, और नहाने के बाद फिर मैं लूंगा यूट्यूब की बड़ी सीरीज वाला लेक्चर। आज लोकोमोशन मूवमेंट पूरा करूंगा, ठीक है, क्योंकि थकान निकालनी है, ठीक है। बिल्कुल। हाँ, मैं लेट हो रहा हूँ आजकल नहाने में, क्योंकि लगातार लेक्चर दिया जाते हैं। कभी ये लेक्चर, कभी वो लेक्चर, कभी वो मंजिल का लेक्चर रिकॉर्ड करना होता है, और कभी वीआईटी का लेक्चर, ठीक है। तो झूठ नहीं बोलूंगा, अभी नहीं नहाया हूँ। तुम्हारी लेक्चर के बाद नहाऊंगा, कुछ खाऊंगा, और फिर अंदर से तैयार होऊंगा वाईटी के लंबे लेक्चर के लिए, 1 शॉट के लिए। समझ रहे हो? चलो ठीक है, तुम पूछ ही लेते हो, सारी बातें पूछ लेते हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। बस हाँ, मुंह धो लिया है, थोड़ा सा बाल वाल काट लिए हैं, ठीक है। तुम्हें ऐसा ना लगे कि हाँ सर सो के उठ के एकदम आ गए, ठीक है। पर पूछ रहे हो तो सच्ची बोलेंगे, ठीक है। हाँ, तो कंटिन्यू करते हैं अब वापस। अब देखो, रिवीजन जब चलेगा ना तो एकदम फोकस करना, एकदम फोकस करना। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर हमने फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर लिए। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर हमने सेलुलर, फीवर, इंफ्लामेटरी और साइटोकाइन बैरियर लिए। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की बात करते हैं जो स्पेसिफिक है। फर्स्ट और सेकंड नॉन स्पेसिफिक है। फर्स्ट एक्सटर्नल है और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इंटरनल है। जबकि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इंटरनल है पर नॉन स्पेसिफिक है, ठीक है। इसमें लिम्फोसाइट्स आते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, जो मेमोरी बेस्ड होते हैं, ठीक है। और स्पेसिफिक होते हैं, जिस पैथोजन के लिए इम्यूनिटी होगी वो सिर्फ उस पैथोजन पर ही काम करेगी और किसी पर काम नहीं करेगी। क्लियर है? बिल्कुल हाँ। हाफ देखो ऐसे मत पूछा करो, हाफ नीट का टेस्ट सिलेबस
आपको शेड्यूल मिल जाता है वीकली, उस वीक में जो टीचर जितने चैप्टर करा देता है ना, उतना हाफ नीट में आता ही आता है, ठीक है। हाँ, उतना हाफ नीट में आएगा। यस, बस इतना याद रखो, ठीक है। जितना जिस टीचर ने करा दिया उसका उतना हाफ नीट में आएगा। चलो, हाँ, टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम पर आ रहा हूं मैं, ठीक है। पहले एक बार रिवीजन सुन तो लो, ठीक है। तो फिजिकल बैरियर के अंदर स्किन आ गया, म्यूकस मेम्ब्रेन आ गया। फिजियोलॉजिकल बैरियर में टीयर्स आ गए, सलाइवा आ गया, एचसीएल आ गया, नहीं बॉडी के सीक्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेलुलर बैरियर में फैगोसिटिक, नॉन फैगोसिटिक। फैगोसिटिक की बात करते हैं, मोनोसाइट लिम्फोसाइट ब्लड में होते हैं, और नॉन जो टिश्यूज में होते हैं फैगोसिटिक सेल, जैसे ऑस्टियोक्लास्ट, कॉन्ड्रोक्लास्ट, ठीक है, कफर सेल्स, समझ रहे हो, हाँ, हिस्टोसाइट्स, माइक्रोग्लियल सेल, मीजनग्लियल सेल, ठीक है, रेटिकुलोसाइट्स एटसेट्रा, ये सारे सारे किसमें आते हैं, फैगोसिटिक सेल विच प्रेजेंट इन टिश्यू। अब हम बात करते हैं नॉन फैगोसिटिक सेल में, एक ही याद रखना है आपको, नेचुरल किलर सेल, जो कैंसर सेल और वायरस इन्फेक्टेड सेल दोनों ही अपनी सेल होते हैं, उनको मारने का काम करते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर हमने फाइनली बात की थी भाई, इन्फ्लामेटरी बैरियर, जब भी कोई चोट लगती है, इन्फ्लामेशन होता है, तो चोट लगेगी, इंजर्ड टिश्यू, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन सीधे पेन जो रिसेप्टर्स होते हैं उसको स्टिमुलेट करेंगे, ब्रेडिकाइनिन, काइनिन, ठीक है। और साथ में ये मास सेल को भी स्टिमुलेट करते हैं, मास सेल सीधे हिस्टामिन रिलीज करते हैं, और वहां पर आसपास के वेसल्स डायलेट हो जाते हैं, वेसो डायलेशन, जिससे रेडनेस हो जाती है, क्योंकि ब्लड का फ्लो वहां बढ़ जाता है। जब वेसल्स डायलेट होंगे तो उनका पोर साइज बढ़ जाएगा, इससे फ्लूइड बाहर निकलना चालू हो जाएगा, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड स्टार्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा सर, इससे वहां पर स्वेलिंग आ जाएगी। जब पोर साइज बढ़ जाएगा तो ब्लड में मिलने वाले डब्ल्यूबीसी भी बाहर निकलना चालू कर देंगे, और वहां पर बैक्टीरिया टॉक्सिन रिलीज कर रहे थे, टॉक्सिन अट्रैक्शन का काम करेंगे, भाई आ जाओ यहाँ पर हैं हम, ठीक है, आ जाओ मिलके दो दो हाथ हो जाए। फिर डब्ल्यूबीसी धीरे 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 वहां अमीबोडल मूवमेंट करते हुए पहुंचते हैं, और फिर डब्ल्यूबीसी और, ठीक है, इन पैथोजन के बीच में फाइट होती है, तगड़ी फाइट, ठीक है। इनकी भी लाशें बिछती हैं, उनकी भी लाशें बिछती हैं, ठीक है। तो जो लाशें हैं, डेड, ठीक है, बॉडीज, वो पस बनता है, तो ये पस कभी बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए, इसको निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है। पस इज अ डेड मटेरियल ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड पैथोजन, क्लियर है बिल्कुल, हाँ। तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। फाइनली मैंने बताया था आपको, फीवर, फीवर के केस में चाहे पैथोजन हो चाहे डब्ल्यूबीसी हो, पैथोजन टॉक्सिन निकालते हैं, डब्ल्यूबीसी इंटरल्यूकिन फर्स्ट निकालते हैं, बोथ आर पायरोजन। पायरोजन वो होते हैं जो आपके हाइपोथैलेमस को इंड्यूस करते हैं, क्या निकालने के लिए, हाइपोथैलेमस को इंड्यूस करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तभी तो बॉडी के अंदर इन पैथोजन की एक्टिविटी सप्रेस होगी, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर माइक्रोबियल एक्टिविटी घटती है, क्योंकि एंजाइमेटिकल एक्टिविटी भी आपकी सप्रेस होती है, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, और प्रोटीन टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। चलो, ठीक है। अगर आप एंटीपायरेटिक ड्रग लेते हो लाइक पैरासीटामोल, तो ये हाइपोथैलेमस पर सीधा इफेक्ट करते हैं, और जो टेम्परेचर बढ़ रहा था उसको घटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि साथ में आप एंटीबायोटिक के थ्रू पैथोजन को मार लेते हो। समझ में आया नहीं आया? हाफ नीट का टेस्ट ऐप पर देना होता है, ये तो यार पता ही है ना सब बच्चों को। यहां तक कोई डाउट? हाँ, चलो। अब एनके सेल कैसे मारते हैं, इतना मैकेनिज्म पर मत जाओ। एक जमाने में मैंने मैकेनिज्म कराया था कि नेचुरल किलर सेल सेम टी लिम्फोसाइट की तरह एक्वापोरिन प्रोटीन रिलीज करते हैं, ठीक है। ये एक्वापोरिन प्रोटीन ही, ठीक है, हमारे सेल को ब्रेक या खत्म करने का काम करते हैं, वो जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, एक्वापोरिन बोल क्या, परफोरिन प्रोटीन, परफोरिन, पोर क्रिएट करने वाली प्रोटीन, ठीक है। चलो उस पर खैर नहीं जाना, वो आपके मतलब का नहीं है, ठीक है। चलो, यहां तक कोई डाउट है किसी को? ठीक है, नहीं है, ओके। अब मैं आगे बात करता हूं, ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, अब साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर की जैसे मैंने बताया था कि कोई भी सेल अगर वायरस से इन्फेक्ट होती है, इन्फेक्टिव होती है, तो अपने अंदर से कुछ प्रोटीन निकालती है, मरते मरते वो और सेलों को बचा के चली जाती है। क्या करती है वो, ठीक है, वो निकालती है, कह सकते हो, ऐसी प्रोटीन जो जिनको इंटरफेरॉन बोलते हैं, और इंटरफेरॉन स्मॉल प्रोटीन होते हैं जो वायरस स्पेसिफिक नहीं होते, पर स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। ये जो आसपास की सेल होती है, अभी नॉन इन्फेक्टिंग सेल हैं, उनके अंदर वायरल ट्रांसलेशन को इनिबिट करने वाले प्रोटीन को बना देती हैं, ठीक है, जिससे कि अगर वायरस का जब भी अटैक होगा तो वो अपना ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा, अपनी ग्रोथ नहीं बढ़ा पाएगा, ठीक है। ऐसे प्रोटीन बनाने को इंड्यूस कर देती हैं, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल, हाँ। फिर फाइनली हमने बात की थी
ठीक है, ये हो गया इनेट। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी मेमोरी पर बेस्ड होती है, ध्यान रखना है, मेमोरी बेस्ड होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इसमें स्पेसिफिसिटी होती है, डाइवर्सिटी होती है इसके अंदर, ठीक है। ये सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिस्टिंग्विश करना जानती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तभी तो इसके बेस पर अगर सेल्फ हैगा तो नो रिस्पॉन्स, अगर सेल्फ नहीं है तो रिस्पॉन्ड करेगी। अब रिस्पॉन्ड भी दो टाइप के हो सकते हैं, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। जब कोई पैथोजन पहली बार बॉडी में एंटर करता है, ठीक है, फर्स्ट बॉडी से एनकाउंटर होता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। जब वो सेकंड टाइम बॉडी में एंटर करता है, सेकंड एनकाउंटर होता है, इसको सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में उस पैथोजन का इंटरेक्शन बी लिम्फोसाइट से होता है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में सेम पैथोजन का इंटरेक्शन उसके मेमोरी सेल से होता है। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स लो इंटेंसिटी का होता है, जबकि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स हाई इंटेंसिटी का होता है, ठीक है, जिसमें आईजीजी बहुत ज्यादा अमाउंट में बनते हैं, इसको एनामिनेस्टिक इफेक्ट बोलते हैं, एनामिनेस्टिक इफेक्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। हाँ, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर जो लो इंटेंसिटी का होता है, उसमें आईजीजी और आईजीएम लगभग बराबर होते हैं, पर आईजीजी थोड़े ज्यादा, थोड़े पहले बनते हैं आईजीएम से। वहां आईजीजी सेकेंडरी में ज्यादा बनेंगे कंपेरेटिव आईजीएम से, बहुत ज्यादा, ठीक है। एनामिनेस्टिक इफेक्ट दिखाते हैं तेजी से। इम्यून रिस्पॉन्स से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, इम्यून रिस्पॉन्स के बाद, हाँ, इंटरफेरॉन, बिल्कुल सही। अब इम्यून रिस्पॉन्स तक कोई डाउट है? इम्यून रिस्पॉन्स, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, जो मैंने कल कराया था आपको अच्छी तरीके से, ठीक है। अब इम्यून रिस्पॉन्स किस पर बेस्ड है? एंटीजन एंटीबॉडी पर बेस्ड है। फिर मैंने बताया एंटीजन क्या होते हैं और एंटीबॉडी क्या होते हैं। एंटीजन में चार प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, ठीक है, चार प्रॉपर्टी ध्यान होनी चाहिए। बॉडी के लिए फॉरिन होना चाहिए, बाहर का होना चाहिए, उसका मॉलिक्यूलर वेट कम से कम 10,000 डाल्टन या इससे ज्यादा हो, इससे कम का है तो एंटीजेनिसिटी नहीं दिखाएगा। हाँ, तीसरा मैंने बताया था उसके पास एंटीजेनेसिटी हो और इम्यूनोजेनेसिटी हो। एंटीजेनेसिटी का मतलब है उस एंटीजन का एंटीबॉडी से बाइंडिंग अच्छी होनी चाहिए, और बाइंडिंग इतनी तगड़ी हो कि उन सेल को स्टिमुलेट कर दे डिवीजन के लिए, जो ऐसे सेल बनाए जो एंटीबॉडी बनाने में कैपेबल हो, यानी एंटीबॉडी बनाने के लिए स्टिमुलेट करे, तो उसको इम्यूनोजेनेसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चार प्रॉपर्टी अगर है तो वो परफेक्ट एंटीजन है। जब भी एंटीजन किसी एंटीबॉडी से बाइंड करता है तो एक्चुअल में एंटीजन के एपिटोप बाइंड करते हैं, ठीक है, एंटीजन के एपिटोप्स बाइंड करते हैं, ठीक है। एक एंटीजन की सरफेस पर कई प्रकार के एपिटोप्स हो सकते हैं, यस। और एंटीबॉडी जब उस एपिटोप से बाइंड करती है तो उसको पैराटोप्स बोलते हैं। एपिटोप्स एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीजन, और पैराटोप्स एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीबॉडी, ऐसे याद रखो, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। फाइनली हमने स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी की बात की थी। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी में एंटीबॉडी बताया था हमने ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के होते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी एक तरीके से इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन इनके हैवी चेन के बेस पर हुआ है। हैवी चेन अगर गामा है तो आईजीजी 80% होते हैं। हैवी चेन अगर अल्फा है तो आईजीए जो 15 अप्रोक्स 10 to 15% होते हैं। अगर हैवी चेन म्यू म्यू है, ठीक है, तो आईजी म्यू, आईजीएम, आईजीएम की अगर मैं बात करूं तो आईजीएम 5 से 10% होते हैं, ठीक है। फिर आईजीडी अगर एंटीबॉडी एंटीबॉडी डेल्टा है, सॉरी हैवी चेन डेल्टा है, डेल्टा है, तो उसको हम आईजीडी बोलेंगे, और ये मसल की सरफेस पर होते हैं। और आईजीई अगर हैवी चेन एप्सिलॉन है तो आईजीई बनाएगा, और आईजी एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये मास सेल की सरफेस पर होते हैं, ठीक है। <1% सबसे मिनिमम आईजीई ही होते हैं, ठीक है। तो ये एंटीबॉडी का परसेंटेज ध्यान रखना है आपको, ठीक है। फिर मैंने स्ट्रक्चर भी बता दिए थे आपको। आईजीजी की बात करते हैं तो आईजीजी मोनोवेलेंट होते हैं, आईजीएम पेंटावेलेंट होते हैं, आईजीए बाइवेलेंट होते हैं, आईजीडी और आईजीई मोनोवेलेंट होते हैं, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल। जो पेंटावेलेंट होगा उस पर 10 एपिटोप्स होंगे, जो बाइवेलेंट होगा उस पर 4 एपिटोप्स होंगे, जो मोनोवेलेंट होगा उस पर 2 एपिटोप्स होंगे। ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ। यहां तक कोई डाउट? नो डाउट, नो डाउट, नो सर। चलो अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये मैं बता चुका हूं वैसे तो आपको कई बार। एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो टाइप की हो सकती है, सेल मीडिएटेड और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, या ऐसे कह सकते हो बी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी और टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी।
बी लिम्फोसाइट मीडिएट इम्यूनिटी और टी लिम्फोसाइट मीडिएट इम्यूनिटी, ठीक है। अच्छा, इस बी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी को हम और क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी। और क्या बोलते हैं, समझना। ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसको हम बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। शॉर्ट में बोलते हैं CMI, ठीक है। ह्यूमरल इम्यूनिटी का मतलब है, ह्यूमरल मतलब होता है बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड। और बॉडी फ्लूइड में कौन होते हैं? एंटीबॉडी। तो क्योंकि एंटीबॉडी बॉडी फ्लूइड में होते हैं, इसलिए एंटीबॉडी मीडिएटेड को ही हम बॉडी फ्लूइड बेस्ड या बॉडी फ्लूइड मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलेंगे या ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलेंगे। ये समझ में आया नहीं आया? AIATS तो ले लो आप, वो काम का है। AIATS, ठीक है, बहुत जरूरी है, ठीक है। जो बच्चा पूछ रहा है, हाँ। युवराज बेटा AIATS ले लो, काम का है, ठीक है। वो बहुत काम का है इस समय, ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट है? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है। अब मैं आ रहा हूं, इसमें कौन कौन से सेल इन्वॉल्व होते हैं। अगर मैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी की बात करता हूं, उसमें दो टाइप के सेल इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से? बी लिम्फोसाइट जो एक्टिव होते हैं, यानी प्लाज्मा सेल। एक्टिव बी लिम्फोसाइट। एक होते हैं मेमोरी सेल। इनएक्टिव बी लिम्फोसाइट। ठीक है, इन दोनों से मिलकर के बनती है ह्यूमरल इम्यूनिटी। हाँ, अगर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की बात करता हूं, टी हेल्पर सेल होंगे, टी किलर सेल होंगे, या फिर टी सप्रेसर सेल होंगे, या फिर टी मेमोरी सेल्स होंगे। चार टाइप के सेल्स होते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर, जो मैं WBC में बताएं आपको। हाँ, हेल्पर टी सेल पूरी इम्यूनिटी को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल कंप्लीट इम्यूनिटी। हाँ, किलर सेल ये किल करते हैं, सेम नेचुरल किलर सेल की तरह। वायरस इन्फेक्टेड सेल एंड वायरस इन्फेक्टेड सेल एंड कैंसर सेल। सप्रेसर सेल का काम क्या होता है? इनको सप्रेस रखना। क्यों सप्रेस रखना सर? क्यों सप्रेस रखना? क्योंकि ये उन सेल को मारते हैं जो अपनी सेल हैं। वायरस इन्फेक्टेड सेल अपनी सेल में वायरस का इन्फेक्शन हो गया, कैंसर सेल अपनी सेल अनकंट्रोल ग्रोथ कर रही है, तो कोई अपनी इन्फेक्टेड के संग नॉर्मल सेल को मारना चालू नहीं करते, तो उनको सप्रेस रखना जरूरी है, अपना होश और हवास में रहे। सप्रेसर सेल ये काम करते हैं, मेमोरी सेल फ्यूचर के लिए हो गए, ठीक है। तो अब बताओ, ये समझ में आया नहीं आया? ये टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो गई जो आप डिटेल में पढ़ते हो, टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब बताओ, जहां तक कोई डाउट?
मोहित, जितने भी टेस्ट पेपर तुम्हारे पास है पहले उनको लगाओ अच्छे से, ठीक है। खाली लेके रखने का कोई फायदा नहीं है, लगाओ उनको, ठीक है। और टेस्ट देने के बाद उन टेस्ट की एनालिसिस करो प्रॉपर तरीके से। अपनी कमियों को पकड़ो, कहां पर ग्लिच आ रहा है उस ग्लिच पर काम करो, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। पहले जो तुम्हारे पास मटेरियल है उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करो, ठीक है, उसके सारे क्वेश्चन लगाओ। फिर आप मटेरियल को अगेन परचेज करके आप अगेन लगा सकते हो, पर पहले जो यूज है तुम्हारे पास उसको यूज करो ना। चलो, पर एआईटीएस थोड़ा इम्प्रूव्ड है, एआईटीएस थोड़ा बेटर है। एआईटीएस एनसीईआरटी बेस्ड है। हाँ, जूलॉजी में अप्रोक्स 170, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब बताओ, यहां तक नोट कर लिया आपने? 5 महीने में नीट क्लियर? तो ऐसी बात क्यों करते हो यार? 5 महीने में नीट क्लियर हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? तुम्हें अगर अपने ऊपर डाउट है तो नहीं हो सकता, ठीक है। तुम्हें अपने ऊपर डाउट है तो नहीं हो सकता। हाँ, तुम्हें अपने ऊपर डाउट नहीं है, तुम्हें पता है मैं कोर्स को एक बार खत्म कर लूंगा, अच्छे से कोर्स खत्म करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और उसको एक बार प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर लेता हूँ बस, और लास्ट में मॉक टेस्ट लगा लेता हूँ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। मैं सच कह रहा हूँ। बस सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। बच्चा आते हुए कॉन्फिडेंस लो की वजह से पेपर गलत करके आता है, ठीक है। और ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए, वो भी डुबो के रख देगा। अब आ जाओ, टिश्यू ग्राफ्ट या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। कभी देखा है टिश्यू ग्राफ्टिंग या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन? देखा है कभी? सुना तो होगा। भाई, टिश्यू ग्राफ्टिंग करते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं। जब भी हम कोई ऑर्गन किसी को ट्रांसप्लांट करते हैं तो किन चीजों की जरूरत होती है? देखो, एक तो ब्लड ग्रुप तो मैच करते ही करते हैं, ठीक है। साथ में हर ऑर्गन, हर सेल के ऊपर, ठीक है। हाँ, अच्छा, बैक स्लाइड। सो सर, ओके 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 ओके। नोट कर लो भाई, तुम नोट करने में देर क्यों लगाते हो भाई? जल्दी करो, डन लिख दो, डन। कंप्लीट होते ही डन लिखो। डन, डन, डन। चलो बस डन लिख दिया करो। अब एक दो बजते हैं तो वो अपना बाद में कर लेंगे, स्पीड बढ़ाओ नहीं तो फिर। हाँ, टिश्यू ग्राफ्ट या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ती है टिश्यू ग्राफ्ट या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए? सबसे पहले तो हम दोनों इंसान का ब्लड ग्रुप चेक करते हैं भाई, जिससे लेना है, जिसको देना है। तो ब्लड ग्रुप आपको मैच करना पड़ेगा। ये तो कॉमन है ही, ये तो करना ही पड़ेगा। ब्लड ग्रुप मैचिंग तो करनी ही पड़ेगी। यस, समझ रहे हो? हाँ, ब्लड ग्रुप मैचिंग के बाद मैंने बताया था कुछ सेल्स की सरफेस पर खास तरह के प्रोटीन्स होते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप के केस में, ए के केस में ए एंटीजन होते हैं, बी केस में बी एंटीजन होते हैं, ए बी केस में दोनों एंटीजन होते हैं, ओ के केस में एक भी एंटीजन नहीं होता। ऐसे ही कुछ और भी एंटीजन होते हैं, जब टिश्यू हमें ग्राफ्ट करना होता है उनको चेक करते हैं। उनको बोलते हैं मेजर हिस्टो कॉम्पेटेबिलिटी कॉम्प्लेक्स। यस, तो नंबर 2 इसमें ध्यान रखना है आपको। मेजर हिस्टो, एमएससी मॉलिक्यूल, ठीक है। मेजर हिस्टो कॉम्पेटेबिलिटी, ठीक है। कॉम्पेटेबिलिटी, आपस में कॉम्पिटे उस पर डिपेंड करता है। मेजर हिस्टो कॉम्पेटेबिलिटी कॉम्प्लेक्स, एमएचसी बोल सकते हो उसको, मेजर हिस्टो कॉम्पेटेबिलिटी कॉम्प्लेक्स, एमएससी मॉलिक्यूल। अब एमएससी दो टाइप के हो सकते हैं, MSc 1 और MSc 2।
MSC1 की अगर मैं बात करूं, MSC1 क्या होते हैं? MSC1 हर सेल की सरफेस पर मिलेंगे, ठीक है। जबकि MSC2 की बात करेंगे, प्रेजेंट ऑन ओनली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। जैसे नेचुरल किलर सेल की सरफेस पर होंगे, टी लिम्फोसाइट की सरफेस पर। ये होते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जो एंटीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। इनके ऊपर होते हैं MSC2 और MSC1 सबके ऊपर होते हैं। इनको भी चेक करना बहुत जरूरी है ब्लड ग्रुप के साथ साथ। इसके अलावा और क्या चाहिए होता है हमें? इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग चाहिए, रिक्वायर इम्यूनो इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स। जैसे साइक्लोस्पोरिन इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स होते हैं, ठीक है। हाँ, कॉर्टिसोल भी इम्यूनो सप्रेसिव का काम करता है, मैंने पढ़ाया था आपको कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल इस ये नीट में कई बार पूछा गया, साइक्लोस्पोरिन, ठीक है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग ऑर्गन ट्रांसप्लांट होने से पहले ही देना चालू कर देते हैं, जिससे कि ऐसा ना हो उसका इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिव हो, हाइपर एग्रेसिव हो, ऑर्गन डालते उसको डिस्कार्ड कर दे तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले उसको शांत करना जरूरी है कि भाई, जैसे मानो क्लास भरी हुई है बच्चों की, शैतान बच्चों की क्लास है या सीधे बच्चों की क्लास है समझ लो, ठीक है। उस क्लास में एक शैतान बच्चे को बिठाना है, इतना आसान नहीं है। जैसे बिठाओगे वो सारे बच्चे रिपल्सन करेंगे, क्लास से बाहर कर देंगे उसको, ठीक है। तो शैतान बच्चा क्या काम करेगा, क्लास में आएगा, एक बच्चे से दोस्ती करेगा, ठीक है। उस दोस्ती, धीरे धीरे दोस्ती के बहाने वो सबको पार्टी देगा, सबको नशे की लत लगवाएगा, समझना मेरे। जब सब नशे में आ जाएंगे, लत में हो जाएंगे, तब चुपचाप से उस क्लास के आधे बच्चों को क्लास से बाहर करेगा और अपने खतरनाक दुष्ट दोस्तों को अपने क्लास के अंदर बिठा लेगा। समझ में आया? तो वही काम करना होता है। आपका इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिव होता है, तो पहले हमें ड्रग दे करके उसको सुलाना पड़ता है, सप्रेस करना पड़ता है, ठीक है। फिर धीरे से ऑर्गन लाके ट्रांसप्लांट करना होता है, फिर धीरे धीरे इसकी डोज कम करनी होती है। तब तक बॉडी को लगने लगता है यार ये तो अपना ही दोस्त है, इतने समय से बॉडी में रह रहा है, तो इसको डिस्कार्ड करने की क्या जरूरत है। तो इम्यून सेल उसको मतलब एक्सेप्ट कर लेती हैं, फिर उसको उसके अगेंस्ट वर्क नहीं करती। तो साइक्लोस्पोरिन आपको देने पड़ेंगे, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग। मैच करने के लिए ब्लड ग्रुप और MHC मॉलिक्यूल को पहले मैच किया जाता है। यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ। यहां तक कोई डाउट? वासुदेव क्या कहना चाह रहा है, सुन लीजिए सर, मुझे आपकी जरूरत है। भाई मैं तो हुई तुम लोगों के लिए, तुम बताओ दिक्कत क्या है। मुझे एडिक्शन हो गया है। यार एडिक्शन कैसे हो जाएगा तुम्हें भाई? ठीक है, चलो बाद में बात करूंगा तुमसे, ठीक है। यहां तक बताओ कोई डाउट है पहले? यहां तक कोई डाउट है? क्या क्या चाहिए? ब्लड ग्रुप चाहिए, और ये खास टाइप के प्रोटीन होते हैं, समझे, एक प्रोटीन होते हैं, मेजर हिस्टो कॉम्पेटेबिलिटी कॉम्प्लेक्स। बस नाम याद रख लो, MSC मॉलिक्यूल कहते हैं इनको, ठीक है। वन और टू, टू टाइप के होते हैं। वन तो लगभग हर सेल की सरफेस पर होंगे, पर टू सिर्फ नेचुरल कलर सेल और टी लिम्फोसाइट की सरफेस पर होते हैं। इनको भी मैच करना बहुत जरूरी है, क्योंकि टिश्यू ग्राफ्टिंग जब भी की जाती है, उसमें टी लिम्फोसाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यस, टी लिम्फोसाइट कहां पर यूज होते हैं? यूज इन टिश्यू ग्राफ्टिंग। अगर मैं टी लिम्फोसाइट की बात करता हूं, कहां पर यूज होते हैं? यूज्ड इन टिश्यू ग्राफ्टिंग।
टी लिम्फोसाइट कहां पर यूज हो रहे हैं? टिश्यू ग्राफ्टिंग के अंदर, समझना, ठीक है। यस, क्योंकि यहां पर समझना मेरी बात, क्या एमएससी मॉलिक्यूल टी लिम्फोसाइट की सरफेस पर होते हैं, ठीक है। तो टिश्यू ग्राफ्टिंग के अंदर टी लिम्फोसाइट का मेजर रोल होता है, वही सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिस्टिंग्विश करते हैं। अब आ जाओ एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। यहां तक कोई डाउट है तो पहले मुझे बताओ, यहां तक कोई डाउट है? दो चीजें बता दी है मैंने आपको। हाँ, MSC2, यस, MSC2 हेला, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, इन्हीं को बोलते हैं हेला। लिख देता हूं मैं, MSC मॉलिक्यूल को ये बोलते हैं हेला, ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन, हेला। ह्यूमन की ल्यूकोसाइट की सरफेस पर मिलने वाले एंटीजन, हेला, ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन, यानी ह्यूमन की ल्यूकोसाइट की सरफेस पर मिलने वाले एंटीजन, हेला। हेला दो होते हैं, हेला दो होते हैं, MHC फर्स्ट हेला है, MHC2 भी हेला है, क्योंकि ये ह्यूमन ल्यूकोसाइट की सरफेस पर मिलते हैं, ठीक है, इसलिए हेला। कोई डाउट? BMS, यस, हेला। अब तुम क्या समझोगे, इनकी पूरी साइकिल है, MSC1 की बहुत बड़ी साइकिल है, MSC2 की बहुत बड़ी साइकिल है, एक जमाने के अंदर पूरी साइकिल कराता था मैं, ठीक है, कि पूरा मैकेनिज्म कैसे MSC1 किस तरीके से CD4 CD8 रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, उनकी वजह से क्या होता है, ठीक है, एंडोजीनस पाथवे क्या होता है, मतलब इतना एक था एक जमाने में जब एम्स अलग किया करते थे हम, ठीक है, एम्स का अलग एग्जाम था, तब इस पे क्वेश्चन आते थे। अब तो एक ही एग्जाम हो जाए, नीट, ठीक है, तो उसके लिए इतना जो मैं लिख रहा हूँ वो भी मोर देन सफिशियंट है, ठीक है। अब आ जाओ भाई, खतरनाक एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। समझना भाई, एक लाइन में समझाऊं, जैसे मान लो आपको किसी काम को करने में पैसे खर्च हो रहे हैं, करेंसी खर्च हो रही है, वो एक्टिव है, और बिना करेंसी खर्च करे कोई काम हो रहा है तो वो पैसिव है, समझो। एक्टिव का मतलब है जहां पर एनर्जी यूज होगी, और बिना एनर्जी कोई काम हो रहा है तो पैसिव है, ऐसे याद रखो ऑलवेज। यस, जहां पर एनर्जी यूटिलाइज हो रही है एक्टिव है, और विदाउट एनर्जी कोई काम हो रहा है तो पैसिव है, सिंपल सी बात, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? इतना अच्छा पढ़ाते हैं, डाउट की हिम्मत ही नहीं है वो आ जाए। नहीं, डाउट की तो हिम्मत नहीं है वो आ जाए, पर हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, समझ रहे हो ना, कभी कभी डाइवर्ट हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, ठीक है। ध्यान यहाँ होगा, अचानक से मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने चालू कर देते हैं, ठीक है। हाँ, तो कंसेप्ट समझ नहीं आता, इसलिए उनको पूछता हूं मैं, भाई आया नहीं आया, ठीक है। हाँ, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो जगते दिन में ही जगते जगते सो लेता था, और सपने भी देख लेता था, ठीक है। हाँ, और सपने में पता नहीं क्या क्या देखता था वो, ठीक है। तो ऐसे बच्चे हैं, सामने डिवाइस चल रही होगी और सो भी जाएंगे, और मतलब पता नहीं ख्याल में ही खो जाएंगे, पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाएंगे वो, अरे यार इतना निकल गया, फिर आ गए, फिर सर समझ में नहीं आया, इसलिए बोलना पड़ता है, ठीक है। चलो, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी बहुत मतलब समझने की है, और समझ में आ गई तो एक बार में खत्म, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। अब समझना एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है। एक तरफ बात करेंगे हम एक्टिव की, एक तरफ बात करेंगे हम पैसिव की। एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। देखो, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी।
एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी फॉर प्रोफाइलैक्सिस। फॉर प्रोफाइलैक्सिस लिखना। हाँ, प्रोफाइलैक्सिस के लिए, बचाव के लिए। अगर इंसान ग्रसित नहीं है तो यूज करोगे, अगर उसको इन्फेक्शन हो गया तो पैसिव। फॉर ट्रीटमेंट। एक्टिव इम्यूनिटी में होता क्या है? एक्टिव मतलब जो प्रोफाइलेक्सिस माने होता है बचाव, और वो उपचार के लिए। प्रोफाइलेक्सिस का मतलब है बचाव, और ट्रीटमेंट का मतलब है उपचार। यानी भाई बीमारी हुई नहीं है तो पहले आपको एक्टिव इम्यूनाइजेशन करना पड़ेगा, बीमारी हो गई तो आपको पैसिव इम्यूनाइजेशन करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसके अंदर हम कर क्या रहे हैं? एंटीबॉडी प्रोड्यूस बाय होस्ट। एंटी बॉडी प्रोड्यूस्ड बाय होस्ट। एंटीबॉडी खुद बना रहा है भाई होस्ट, बनवाई जा रही है जो भी है, और वहां पर प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी प्रोवाइडेड टू होस्ट। समझाता हूं अभी। प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी प्रोवाइडेड टू होस्ट। समझना मेरी बात, पूरा मैकेनिज्म समझाऊंगा, टेंशन मत करो। हाँ, अगर मैं एक्टिव इम्यूनिटी की बात करता हूं, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग रिस्पॉन्स होता है इसका। बट वो बहुत छोटे समय के लिए होती है, शॉर्ट लाइफ। हाँ, एक्टिव इम्यूनिटी की अगर बात की जाए, ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर ध्यान, एक्टिव में हमेशा मेमोरी सेल पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है, वहां मेमोरी सेल का कोई रोल नहीं है। इन्वॉल्व बी लिम्फोसाइट एंड मेमोरी सेल। हाँ, पैसिव इम्यूनिटी में इनका रोल नहीं है। समझाता हूँ अभी, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैंने बात की प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस का मतलब होता है बचाव। भाई बीमारी नहीं हुई, हम चाहते हैं बीमारी हो भी ना आपको, तो आपको हम एक्टिव इम्यूनाइजेशन देते हैं। वैक्सीनेशन इसी पर बेस्ड है भाई, आप टीकाकरण कर रहे हो ना, आप कोरोना की वैक्सीन लगा रहे हो क्योंकि कोरोना ना हो आपको, इसलिए लगा रहे हो आप। प्रोफाइलिसिस का मतलब है बचाव, ठीक है। बॉडी को आप इंड्यूस कर रहे हो, समझ रहे, बॉडी को आप एक्टिवेट कर रहे हो एंटीबॉडी बनाने के लिए, कि भाई अभी बीमार नहीं हुई, बिना बीमार हुए बॉडी को आप इंड्यूस कर रहे हो, एनकाउंटर कर रहे हो कि वो एंटीबॉडी बनाए, जिससे कि फ्यूचर में अगर पैथोजन आए तो वो बच जाए। समझ रहा है मेरी बात? हाँ, यहां तक समझ में आया नहीं आया? हाँ, यस। तो सीधी सी बात है, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव का मतलब है प्रोफाइलेक्सिस के लिए करते हैं, बचाव के लिए करते हैं। पैसिव हम ट्रीटमेंट के लिए करते हैं, बीमारी हो गई अब क्या करेंगे, अब पैसिव है, अभी नहीं हुई बचाना है, एक्टिव इम्यूनिटी करेंगे, ठीक है। इसमें एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड होते हैं बाय होस्ट, होस्ट अपने अंदर एंटीबॉडी बनाता है। लॉन्ग लास्टिंग रिस्पॉन्स, इसका रिस्पॉन्स लंबे समय तक चलता है, ठीक है। और इन्वॉल्व इसमें होते हैं बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, मेमोरी सेल, मतलब एक तरीके से मेमोरी सेल और बी लिम्फोसाइट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। समझना कैसे सर, हम एक्टिव की बात कर रहे हैं, ठीक है, कैसे सर, आप समझो, ठीक है। हाँ, टी लिम्फोसाइट भी बोल सकते हो क्योंकि वो भी तो एक्टिव हो रहे हैं। बी एंड टी लिम्फोसाइट और मेमोरी सेल, इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा तो ये इन्वॉल्व होंगे, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में ये इन्वॉल्व होंगे, ऐसे याद रखो, ठीक है। अब मैं पूरी समझाता हूं कैसे। जैसे वैक्सीन आपको लगाई जाती है, तो वैक्सीन क्या मतलब है, एंटीजन से आपकी बॉडी को एनकाउंटर करा रहे हैं, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट क्या होगा,
उस एंटीजन के अगेंस्ट आपकी बॉडी के अंदर होस्ट सेल क्या बनाएंगे, एंटीबॉडी बनाएंगे, ठीक है। लंबे समय तक बनाते रहेंगे क्योंकि मेमोरी सेल ही बनेंगे, बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट दोनों इन्वॉल्व होंगे इसके अंदर, ठीक है। तो अब जैसे मैं इसको बताता हूँ, ये भी दो तरीके की हो सकती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। हाँ, ये भी दो टाइप की हो सकती है, समझाता हूँ अभी। आर्टिफिशियल पैसिव। अगर मैं नेचुरल एक्टिव की बात करता हूं, नेचुरल एक्टिव की बात करता हूं, समझना, इधर आर्टिफिशियल एक्टिव की बात कर रहा हूं। नेचुरल पैसिव, आर्टिफिशियल पैसिव, बस एग्जांपल पे क्वेश्चन आता है। देखो, नेचुरल एक्टिव का मतलब जैसे आपको कोरोना हो गया, मान लो कोरोना हो गया, इन्फेक्शन हो गया, निमोनिया हो गया, ठीक है, टाइफाइड हो गया, चिकनगुनिया हो गया, मीजल्स हो गया, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स हो गया। होने पर क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर मेमोरी सेल, ठीक है, और साथ में, ठीक है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ऑल इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन होगा, इसका एग्जांपल है ऑल इन्फेक्शन, नेचुरली होते हैं। कोई भी बॉडी को इन्फेक्शन हो जाएगा तो उस एंटीजन से बॉडी का एनकाउंटर होगा और बॉडी इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी और मेमोरी सेल बना लेगी। एक तरीका तो ये है, ठीक है। और ये मेमोरी सेल बहुत लंबे समय तक चलते हैं। हाँ, आर्टिफिशियल का मतलब क्या है, आप बॉडी को इंड्यूस करा रहे हो वैक्सीन के थ्रू, बॉडी को इंड्यूस करा रहे हो वैक्सीन के थ्रू, ऑल वैक्सीनेशन, ऑल वैक्सीनेशन इसी के अंदर इंक्लूड होगा। अच्छा, पैसिव का मतलब क्या होता है, पैसिव का मतलब है बॉडी को आपको इंड्यूस नहीं कर रहे एंटीबॉडी बनाने के लिए, आपने लैब में ही एंटीबॉडी बनाई और बॉडी में इंजेक्ट कर दी है, ठीक है, प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी आप बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहे हो ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो आपने कहां बनाए होंगे, लैब में बनाएंगे एंटीबॉडी। अब ये बने हुए एंटीबॉडी, जहां एंटीबॉडी डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं, पैसिव, जहां एंटीबॉडी बनवाए जा रहे हैं, एक्टिव। अब एंटीबॉडी डायरेक्ट दो तरीके से इन्वॉल्व हो सकते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। जैसे कोई इन्फेंट मदर का फर्स्ट मिल्क यूज करता है तो मदर के बने हुए एंटीबॉडी उसको मिल गए नेचुरली, नेचुरली भाई बनाए तो नहीं, नेचुरली मिले ना। हाँ, कोई फीटस है, यूट्रस के अंदर है, मदर को मैं वैक्सीन लगा रहा हूं तो मदर के ब्लड में एंटीबॉडी बनेंगे, वो एंटीबॉडी सीधे प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे को भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्लेसेंटा के थ्रू जो एंटीबॉडी मिल रहे हैं और मिल्क के थ्रू जो एंटीबॉडी मिल रहे हैं, ये पैसिबली मिल रहे हैं बच्चे को, और नेचुरल मैकेनिज्म है, समझ रहे हो, यहां तक समझ में आया। हाँ, तो अगर मैं बात करूं बेटा इसके एग्जाम्पल की, तो दो एग्जाम्पल ऐड कर देना इसके नेचुरल के अंदर। एंटीबॉडी, कौन से एंटीबॉडी, IgG, ट्रांसफर थ्रू प्लेसेंटा। दूसरा, एंटीबॉडी ट्रांसफर थ्रू कोलेस्ट्रम। एंटीबॉडी, कौन से एंटीबॉडी, IgA।
कोलेस्ट्रॉल मदर का फर्स्ट मिल्क होता है, मदर के फर्स्ट मिल्क से जो बच्चों को एंटीबॉडी मिल रहे हैं वो भी पैसिव इम्यूनिटी है पर नेचुरल है, और प्लेसेंटा के थ्रू जो एंटीबॉडी जा रहे हैं ये भी पैसिव है पर नेचुरल है। हाँ, आर्टिफिशियल क्या होगी, जैसे किसी बच्चे को टिटेनस का इन्फेक्शन हो गया या चोट लग गई तो आप तुरंत एटीएस लगवाते हो, एंटी टिटेनस सीरम, सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडी, ठीक है, तो एटीएस इंजेक्शन। या अगर कोई सांप किसी को काट ले तो एंटी वेनम मार्केट में आता है, एंटी वेनम पर्टिकुलर स्नेक का होता है, तुरंत एंटी वेनम लगाते हैं, उसमें भी एंटीबॉडी होते हैं, ठीक है, एंटी वेनम, एंटी वेनम। तो एटीएस का इंजेक्शन आता है, एंटी टिटेनस सीरम, एटीएस की फुल फॉर्म होती है एंटी टिटेनस सीरम, यस। हाँ, और एंटी वेनम, एंटी वेनम सांप के पॉइजन को हम वेनम बोलते हैं, और इसको हम इंजेक्शन को एंटी वेनम बोलते हैं क्योंकि इसमें एंटीबॉडी होते हैं। जब भी हमें एंटीबॉडी बनवाने होते हैं किसी भी स्नेक के पॉइजन के अगेंस्ट, तो हम बहुत माइन्यूट सा अमाउंट उस पॉइजन का लेते हैं और हॉर्स जैसे, ठीक है, पैथो हॉर्स जैसे होस्ट में डाल देते हैं, फिर हॉर्स को दौड़ाते हैं, तो हॉर्स को थकान होगी पर मरेगा नहीं, ठीक है, उसकी अमाउंट डोज कम लिया हमने, ठीक है, अब उसके अंदर एंटीबॉडी बन जाएंगे। तो हॉर्स के ब्लड से एंटीबॉडी निकाल करके हम जो ट्रीटमेंट करते हैं, समझना, इंजेक्शन भाई, इंजेक्शन के थ्रू हम ट्रीटमेंट करते हैं अगर सांप कोई बाइट कर ले किसी इंसान को तो, ठीक है, तो ऐसे ही एंटी वेनम आता है। और एटीएस, अगर आपके चोट लग जाती है कहीं पर भी तो आप कहते हैं ना एटीएस का इंजेक्शन लगवाओ, क्यों लग कहते हैं एटीएस का इंजेक्शन लगवाओ, क्योंकि उसमें एंटी टिटेनस सीरम होता है, सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडी। आप समझ गए ना मेरी बात, हाँ, ये सब सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडी है, ठीक है। और इसके अलावा एंटीबॉडी स्पेशली आईजीजी ट्रांसफर थ्रू प्लेसेंटा, ये बेबी के केस में होता है, छोटे बच्चे के केस में होगा, ठीक है। हाँ, यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ। अब कोई भी एग्जांपल आपसे पूछ ले, आप किसी भी टाइप के एग्जांपल छोड़ोगे छोड़ोगे नहीं। बताओ। हाँ, पर ये बताओ ना जी कौन से सांप ने काटा है भाई, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तभी तो मल्टी, मतलब इलाके वाइज होती हैं, जैसे हमें यूपी में किसी सांप ने काटा तो यूपी में मिलने वाले सांपों के एंटी वेनम ऑलरेडी मार्केट में इकट्ठे एक वायल में आते हैं। हाँ, अगर आपको पता नहीं है, पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो साइंटिस्टों ने दिमाग लगा करके कुछ कॉम्बिनेशंस बनाए जो हर टाइप के स्नेक पर काम करते हैं, हर टाइप के। हाँ, यहाँ तक कोई डाउट? हाँ बेटा, 80% स्नेक पॉइजनस नहीं होते, बिल्कुल सही कह रहा है, मतलब मैक्सिमम स्नेक, ध्यान रखना है, नॉन पॉइजनस होते हैं, कुछ ही पॉइजनस होते हैं। यहां तक कोई डाउट है किसी को? नो डाउट। अरे बार बार हाथ क्या देखोगे तुम, ठीक है, आप बोर्ड देखो तुम। अरे मैंने क्या लिख दिया यार, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लिख दिया, कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम है, ठीक है, यस, COLOSTRUM, कोलेस्ट्रम, जल्दी में लग गया होगा, ठीक है। ट्रांसफर तो कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम के आगे लिखो फर्स्ट मिल्क, लिख दो मदर का फर्स्ट मिल्क, ठीक है। आप बताओ यहां तक कोई डाउट है? नहीं होगा, आगे बढ़ रहे हैं। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, ये समझने का टॉपिक है भाई, थोड़ा समझना इसको। आप वैक्सीन क्यों लगवाते हो ये बताओ, इम्यूनाइजेशन क्यों कराते हो, क्या जरूरत है इम्यूनाइजेशन करने की?
इसलिए लगवाते हो फ्यूचर में वो प्रॉब्लम ना हो। कोरोना वैक्सीन में इसलिए लगवा रहा हूँ कि फ्यूचर में मुझे दिक्कत ना हो, ठीक है। समझ रहे, निमोनिया की वैक्सीन इसलिए लगवा रहा हूँ फ्यूचर में मुझे निमोनिया ना हो। स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स की वैक्सीन इसलिए लगवा रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर में मुझे स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स ना हो। समझ रहे हो? हाँ, समझ गए ना? हाँ, इसलिए फ्यूचर प्रोफाइल एक्सेस, ठीक है। यानी हम क्या करते हैं, वैक्सीन के माध्यम से बॉडी के अंदर उसकी मेमोरी बना देते हैं। ये भी मेमोरी पर बेस्ड है। आप इसमें क्या करते हो, प्रिपरेशन क्या है, एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन या इनएक्टिवेटेड या वीकेंड पैथोजन आर इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी। मैं पूरा समझाता ही हूं आपको, हम कर क्या रहे हैं, पूरा एक मैकेनिज्म समझाता हूं, मतलब पूरा कंसेप्ट इसे कहते हैं। समझना, अब देखो भाई, कोई भी पैथोजन, मानो कोई वायरस ही ले लो यार, कोई वायरस है, छोटा बना लो भाई, इसकी सरफेस पर लगे होते हैं एंटीजन, ठीक है। अगर ये वायरस, समझना, हीट किल्ड है, मरा हुआ है, पर इसके सरफेस एंटीजन ठीक है, इसको मैं बॉडी में एंटर कराऊंगा तो मुझे नुकसान नहीं है, खतरा नहीं है इससे, क्योंकि मरा हुआ है। समझना, अंदर जाएगा क्योंकि काम नहीं करेगा, हीट किल्ड है, पर सरफेस के एंटीजन सही सलामत हैं। ऐसे समझो, ये गांव है, इस गांव के लोगों को मुझे मेमोराइज कराना है कि भाई शेर आया तो तुम पहचान लो, ये ऐसा होता है, इसकी दो आंखें होती हैं, इस तरीके से पूरा शेर को पहचानवाना है, ठीक है। यानी इस गांव के लोगों को आइडेंटिफिकेशन कराना है शेर का, ठीक है। अब तरीके क्या है, या तो शेर को मार के उसकी खाल में भूसा भर के आप शेर को उनके सामने लेकर के आ जाओ, देखो भाई ये होता है शेर। पर गांव वाले आइडेंटिफाई तो करेंगे उसको, पर बहुत अच्छे से नहीं, क्योंकि वो शेर को चलते हुए नहीं देख पा रहे हैं, शेर को दहाड़ते हुए नहीं देख पा रहे हैं, समझना, शेर को घूरते हुए नहीं देख पा रहे हैं, शेर को मारते हुए नहीं देख पा रहे हैं, समझना मेरी बात। तो पहचान जाएंगे, हाँ भाई ऐसा होता है शेर, ठीक है भाई, इसके दो पैर हैं, इतना बड़ा है, इतना, ठीक है। भाई शेर आए तो ध्यान रखना, इन हथियारों से मारा जाएगा, नॉर्मल तुम चाकू छुरी लागोगे तो खा जाएगा तुम्हें, ठीक है। समझना, एक तरीका क्या है, उस शेर को मार के उसकी खाल में भूसा भर के गांव में लेके आओ, सेफ है, पर बहुत अच्छा इम्यूनाइजेशन नहीं है, बहुत अच्छा आइडेंटिफिकेशन नहीं है। एक तरीका क्या है, शेर को लिया, मैंने बकरी के बच्चों के संग कई जनरेशन तक पाला, जो आजकल देखे होंगे आपने, बड़े बड़े रिसोर्ट्स के अंदर ये कंसेप्ट चल रहा है, ठीक है, या शेखों के संग देखे होंगे आपने, ठीक है। तो आज शेर आजकल खेल रहे हैं ह्यूमन के संग, ठीक है। हाँ, क्योंकि वो जानते ही नहीं है कि वो शेर हैं, समझ रहे हो, क्योंकि वो हाथ से खाना खाते हैं, समझ रहे हो, बकरी के बच्चों के संग खेलते हैं, तो इंसानों को दोस्त बना लिया है उन्होंने, ठीक है। तो ऐसे शेर को हम वीक बोलते हैं, लाइव एट्यूनेटेड, वीक लाइव एट्यूनेटेड, ऐसे कमजोर शेर को लेकर के आओ आप, ठीक है, गांव के अंदर, और भाई ठीक है, गांव वाले देखेंगे समझेंगे, समझ रहे हो, अरे वाह ऐसा होता है शेर, और शेर ऐसा चलता है, ऐसा दहाड़ता है, पहचान गए। पर अभी भी वो नहीं जानते शेर कितना पैथोजेनिक है, कितना खूंखार है, समझना मेरी बात, वो उनको नहीं पता, बट आप पहचान तो गए, पहले से बेटर है, मरे हुए शेर से जिंदा शेर बेहतर है, समझ में आया। पर दोनों के खतरे हैं, समझना, तो इसके बाद इसके एट्यूनेटेड खतरे ज्यादा हैं, समझना। देखो, मरे हुए शेर को लाने से अच्छा इम्यूनाइजेशन नहीं हो रहा, वीक एट्यूनेटेड शेर को लाने से अगर मानो गलती से भी किसी का खून उसके मुंह में लग गया, पूरे गांव को खा जाएगा वो अकेला ही, ठीक है। तो खतरा है, पर तरीका अच्छा है, समझना। अब लाइव बैक्टीरिया वायरस को तो बॉडी में इंड्यूस करेंगे नहीं, लाइव इंड्यूस कर देंगे तो वैसे ही मर जाएगा इंसान उससे, ठीक है। तो एक तरीका और है, आप शेर की, समझना,
शेर को पहचानने के लिए क्या होते हैं, शेर की खाल होती है, ठीक है, पर वो भी बहुत अच्छा तरीका नहीं है, शेर की खाल में भूसा भर के जो मैं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। वो तीसरा है सब यूनिट, ठीक है, उसमें शेर की खाल को ही दिखा रहे हो आप और कुछ नहीं दिखा रहे, सिर्फ शेर की खाल को ही दिखा रहे हो, भूसा भी नहीं भरा, शेर की खाल को दिखा रहे हो, सब यूनिट, ठीक है। तो अब तो कितने तरह की वैक्सीन हो सकती है समझा रहा हूं मैं, ठीक है। एक तो किल्ड वैक्सीन हो गई, आपने मारा अंदर भेज दिया, इससे कौन इंटरेक्ट करेंगे, बी लिम्फोसाइट। तुरंत ही ये प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल बना लेंगे। और ये एंटीबॉडी, पर समझ रहे हो बहुत ज्यादा अच्छा इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ। एक होगा लाइव एट्यूनेटेड, पहला किल्ड, दूसरा तरीका क्या है, लाइव है एंड एट्यूनेटेड है, एट्यूनेटेड में एक बार देख लेता हूं, तुम कहोगे स्पेलिंग। हाँ लाइव है, इनएक्टिव वीकेंड, एट्यूनेटेड टर्म नहीं दे रखा उन्होंने, ठीक है, इनएक्टिवेटेड, लाइव एट्यूनेटेड, वीक कह सकते हो, कमजोर होगा, ठीक है। ऐसे बैक्टीरिया वायरस को आप बॉडी में इंजेक्ट करोगे, जिंदा है पर कमजोर है, मारेगा नहीं पर अच्छा है, जब बॉडी में जाएगा तो अंदर जाकर के ये अपनी संख्या बढ़ाएगा पहले तो। ठीक है, अंदर गया, अंदर वही लाइव है, अंदर जाके डिवीजन करेगा, बहुत सारे बन जाएंगे, ठीक है। फिर ये सब मिलकर के बी लिम्फोसाइट से इंटरेक्ट करेंगे, इससे नंबर ऑफ मेमोरी सेल बढ़ जाएंगे, इंक्रीज नंबर ऑफ मेमोरी सेल, इंक्रीज नंबर ऑफ मेमोरी सेल, एक तरीका ये है, इंक्रीज नंबर ऑफ मेमोरी सेल, ठीक है। एक तरीका और है, हम क्या जरूरत है भाई पूरे वायरस को ही बॉडी में इंजेक्ट कराओ, या समझ रहे हो, होल ऑर्गेनिज्म को मत कराओ, इसकी किसी भाग को लेके जाओ। भाई मेनली बॉडी किससे इंटरेक्ट कर रही है, इन एंटीजन से कर रही है, ठीक है, तो इनको सब यूनिट वैक्सीन बोलते हैं, सब यूनिट वैक्सीन। सब यूनिट का मतलब है आपने सिर्फ इन एंटीजन को ले लिया, सरफेस एंटीजन, सरफेस एंटीजन, इन सरफेस एंटीजन को इंड्यूस करोगे तो इनसे भी कौन बाइंड करेंगे, बी लिम्फोसाइट, और इनसे भी बन जाएंगे सेम प्लाज्मा और मेमोरी सेल। अंतर इतना खतरा नहीं है, क्योंकि पूरे ऑर्गेनिज्म को ना यूज करके आपने उसकी एक यूनिट को यूज किया है, सरफेस एंटीजन, ठीक है, सरफेस एंटीजन को इम्यूनाइजेशन के लिए, ठीक है, पहचान करने के लिए, ठीक है। एक तरीका और है, आप इन यूनिट को बाहर से क्यों डाल रहे हो, इन यूनिट को बनाने वाले डीएनए को ही ले लो आप, डीएनए, डीएनए ऑफ सब यूनिट, डीएनए को आपने इंजेक्ट कर दिया, अब ये डीएनए होस्ट डीएनए के संग जुड़ जाएगा जाकर के, और इससे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, फॉर्मेशन ऑफ सरफेस एंटीजन, ठीक है। अब हमें बाहर से एंटीजन डालने ही नहीं है, हमने सीधे डीएनए डाल दिया, अब सरफेस एंटीजन सेल के अंदर, बॉडी के अंदर बनते रहेंगे, यानी हमारी बॉडी अपने आप इम्यूनाइजेशन करती रहेगी, पर इसके साइड इफेक्ट बहुत है, ठीक है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है डीएनए वैक्सीन, पर साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है।
सबसे पहले हमने होल ऑर्गेनिज्म को यूज किया किल्ड करके, फिर ऑर्गेनिज्म को हम कमजोर करना सीख गए, फिर कमजोर करके सबसे बेहतर तो यही वाला था, लाइव एट्यूनेटेड। ठीक है, पर साइड इफेक्ट, इसके साइड इफेक्ट नहीं है, मतलब ये एक्टिव हो गया तो मार देगा। ठीक है, ठीक है, तो एक तो किल्ड वैक्सीन हो गई, एक लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन हो गई। जो 2 बूंद जिंदगी के पिलाए जाते थे ना पोलियो, पल्स पोलियो अभियान के अंदर, वो लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन थे। ठीक है, कमजोर, तो वो आपने इंजेक्ट कर दिए तो अंदर जाके इनकी संख्या बढ़ेगी, तो बहुत नंबर ऑफ मेमोरी सेल बहुत ज्यादा बन जाएंगे, बहुत बढ़िया इम्यूनाइजेशन है। फिर साइंटिस्ट थोड़ा समझ में आया कि क्या जरूरत है इन पूरे पूरे ऑर्गेनिज्म को एंटर कराने की, इनके सरफेस एंटीजन को देखो, सिर्फ सरफेस एंटीजन को एंटर कराओ। तो सरफेस एंटीजन को जब एंटर कराया तो अभी बहुत बढ़िया हुआ, प्लाज्मा सेल बन गए इनसे। ठीक है, तो काम बन गया भाई, हमारे पास खतरा कम हो गया ना। अब पूरे ऑर्गेनिज्म की जगह हम सरफेस एंटीजन को एंटर, इनको सब यूनिट वैक्सीन बोलते हैं। फिर टेक्नोलॉजी और बढ़ी, तीसरे नंबर की आई हमारी डीएनए वैक्सीन। अब हमने कहा सरफेस एंटीजन को भी क्यों डाल रहे हो, इस एंटीजन को बनाने वाले डीएनए को डाल दो ना अंदर, वो इस यूनिट को बनाता रहेगा अंदर हमेशा परमानेंट। सबसे बढ़िया तरीका है। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है डीएनए वैक्सीन। तो टोटल 3 टाइप के वैक्सीन है, होल ऑर्गेनिज्म, सब यूनिट और डीएनए वैक्सीन। ठीक है, तो वैक्सीन क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, समझ में आया या नहीं आया ये बता पा रहा हूँ। इसके बेस पर मैं एक वैक्सीन को क्लासीफाई कर सकता हूँ 3 ग्रुप के अंदर। लिख लो पहले इतना, क्या लिख लो। हाँ, तीसरी वाली सबसे ज्यादा अच्छी लग रही होगी ना, बस डीएनए डालो, बस सीधा जाकर के वो अपने डीएनए से जुड़ जाएगा और जिंदगी भर ये प्रोटीन बनाता रहेगा। पर इनके साइड इफेक्ट है एलर्जी, तभी डीएनए वैक्सीन पर काम बहुत ज्यादा नहीं हुआ, रुक गया, चल रहा है पर बहुत स्लो। मेनली सब यूनिट वैक्सीन पर सबसे ज्यादा काम चल रहा है, कोरोना भी सब यूनिट वैक्सीन ही थी। देखो बेस्ट कौन सा है ये नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी वैक्सीन आज की डेट में लाइव एट्यूनेटेड आती हैं, अच्छा काम कर रही है। ठीक है, किल्ड वैक्सीन भी हम यूज करते हैं, अगर कोई एचआईवी का पेशेंट है, बूढ़ा इंसान है, तो उसमें लाइव एट्यूनेटेड नहीं दे सकते उनको, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, उनको किल्ड वैक्सीन दोगे या सब यूनिट वैक्सीन दोगे। ठीक है, पर सब यूनिट वैक्सीन के भी सेम वही चीजें हैं जो कोरोना के टाइम पर दी, साइड इफेक्ट इनके भी हैं। डीएनए ऑफ सब यूनिट, यानी सब यूनिट का डीएनए ले लिया, डीएनए वैक्सीन बोलते हैं इनको। ये लेटेस्ट 3rd जनरेशन वैक्सीन होती हैं, इनसे बॉडी के अंदर हमेशा ये प्रोटीन बनते ही रहते हैं, तो इन प्रोटीन के साइड इफेक्ट भी होते हैं। नो डाउट इम्यूनाइजेशन अच्छा होता है पर साइड इफेक्ट है, समझ रहे हो। तो अच्छा तो नहीं बोल सकते, पर सबके अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान है। अरे कोविड से डेथ तो पहले हुई थी ना, वैक्सीन बन जाने के बाद डेथ का रेशियो कम हुआ है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन 2nd जनरेशन वैक्सीन है। ठीक है, बताता हूं अभी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन। ये बेसिक समझ में आया, अब बेसिक के बाद तुम समझ पाओगे एक्चुअल में है क्या वैक्सीन का कंसेप्ट। टोटल 3 प्रकार के वैक्सीन है, 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन। 1st जनरेशन वैक्सीन को हम बोलते हैं क्या, होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन, जिसमें किल्ड हो सकता है या लाइव एटीन्यूएटेड होगा, लाइव एटीन्यूएटेड होगा। ठीक है, वीक वैक्सीन होते हैं। 2nd जनरेशन को बोलते हैं सब यूनिट, पूरा ऑर्गेनिज्म ना लेकर के उसकी एक यूनिट लो, इन सब यूनिट को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बना लो, या इनसे निकलने वाले टॉक्सिन को इनएक्टिव कर दो, टॉक्सॉइड। इनएक्टिव टॉक्सिन को हम टॉक्सॉइड बोलते हैं। टॉक्सॉइड क्या होते हैं, इनएक्टिव टॉक्सिन। कई पैथोजन ऐसे होते हैं खुद कुछ भी नहीं करते, वो अपने टॉक्सिन से करवाते हैं, तो ऐसे केस में उन पैथोजन की वैक्सीन बनाना बेकार है। उनके टॉक्सिन को इनएक्टिव करो, टॉक्सॉइड बोलते हैं, अब बॉडी में उनको इंजेक्ट करो तो वो बढ़िया काम करेंगे। ठीक है, इनएक्टिव टॉक्सिन को टॉक्सॉइड बोलते हैं। ठीक है, डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस, तीनों का कॉम्बिनेशन एक ही साथ है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में वैक्सीन यूज करते हैं हेपेटाइटिस बी। इसके अंदर जब वैक्सीन बनाते थे ना, इसमें होस्ट कौन सा यूज करते हैं, नीट में पूछा गया है, होस्ट ईस्ट यूज करते हैं। और इस वैक्सीन को बनाने का तरीका भी दिखाऊंगा मैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, वहां पर आएगा। ठीक है, हेपेटाइटिस बी 2nd जनरेशन वैक्सीन होती है, इसमें होस्ट ईस्ट को यूज किया है इन्होंने, ये अभी बायोटेक में पढ़ाऊंगा अभी मैं। ठीक है, 2nd जनरेशन वैक्सीन है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाई जाती है। 3rd जनरेशन वैक्सीन को हम डीएनए वैक्सीन बोलते हैं, डायरेक्ट डीएनए को इंजेक्ट कर देते हैं, तो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन भी ऐसे बनी हुई है,
पर बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं है। मैक्सिमम जो एनसीईआरटी में दे रखी है वो सेकेंड जनरेशन दे रखी है। जब भी एनसीईआरटी की बात आएगी ना, एनसीईआरटी, तो सेकेंड जनरेशन ध्यान रखनी है। एनसीईआरटी में हेपेटाइटिस बी सेकेंड जनरेशन दे रखा है, पर रियल लाइफ के अंदर थर्ड जनरेशन हेपेटाइटिस बी भी आ चुका है। कोरोना वैक्सीन का साइड इफेक्ट बताया था ना मैंने, हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर बहुत ज्यादा हो रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, हार्ट अटैक बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, यस। अब बताओ, ये तीनों टाइप की वैक्सीन क्लियर है, कंसेप्ट मैंने बता दिया। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। ओके, यहां तक कोई डाउट? बैक स्लाइड में तो कंसेप्ट बताया मैंने, सिर्फ कंसेप्ट, कंसेप्ट क्या है। ठीक है भाई, किल्ड वायरस को डाल रहे हो या बैक्टीरिया को डाल रहे हो, लाइव एट्यूनेटेड, एट्यू डबल टी होगा, ठीक है, वीक कहते हैं। या सब यूनिट वैक्सीन उठा लो, इनकी कोई पार्ट को निकाल के डाल दो, या डीएनए को डाल दो, तो वो किस तरीके से बाइंड करके क्या करेगा, मतलब किस तरीके से आपके बॉडी के अंदर मेमोरी सेल और एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तरीके हैं ये सारे के सारे, नोट करना है तो नोट कर लो, खत्म। अब लास्ट बचेगा इसके अंदर, इसको नोट करना है, इसको भी नोट कर लो। वैक्सीनेशन तीन तरीके हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन, इसको भी कर लो। हो गया, डन कर दो, डन, बस डन लिख दो। वैक्सीनेशन में है क्या भाई, आपके शरीर के अंदर किसी एंटीजन को डाला जा रहा है। ठीक है, आपके शरीर के अंदर हम किसी एंटीजन को डाल रहे हैं। शरीर के अंदर एंटीजन तीन तरीके से डाले जा सकते हैं, हो सकता है पूरे पूरे ऑर्गेनिज्म को ही डाल दो, या ऑर्गेनिज्म के किसी पार्ट को डाल दो जिससे एंटीबॉडी बनते हैं, या उस पार्ट को बनाने वाले डीएनए को डाल दो। सिंपल तरीका है। ये करते क्या है, बॉडी में जाकर के, ठीक है, अगर जिंदा है तो मल्टीप्लाई करेंगे, मरे हुए हैं तो वो एंटी, मतलब वो भी एंटीबॉडी बनाएंगे, ये मल्टीप्लाई करके एंटीबॉडी बनाएंगे, बी लिम्फोसाइट से इंटरेक्ट करके एंटीबॉडी फॉर्मेशन कर देंगे और मेमोरी सेल बना देंगे जो आपको फ्यूचर में बचाएंगे उस पैथोजन से। तो ओरल पोलियो वैक्सीन, बीसीजी, बच्चे के जन्म होते ही बीसीजी लगती है बच्चे को, तो ओरल पोलियो वैक्सीन ध्यान रखना है आपको, होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन है। बीसीजी, वीसीजी होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन है। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स आप जानते हो, ठीक है, इनकी होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन होती है और आज भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर। हेपेटाइटिस बी की रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है। डीपीटी, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटेनस, तीनों का एक साथ कॉम्बिनेशन बनाया है डीपीटी, टॉक्सॉइड है ये सारे के सारे। और थर्ड जनरेशन वैक्सीन भी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है। ठीक है, चलो, अब लास्ट बचता है इसके अंदर आज का टारगेट पूरा होने में, खत्म, एलर्जी। वैसे तो एलर्जी इसमें खत्म हो जाएगा, एलर्जी है क्या। एलर्जी जानते हो ना, जैसे आपने कोई क्रीम लगाई, ठीक है, और आपका इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटाइज हो गया। यहां तक कोई डाउट? हाँ, बेसिलस कालमेटियन ग्विरिन, बिल्कुल सही। बीसीजी बेसिलस बैक्टीरिया का था, कालमेटी और ग्विरिन साइंटिस्ट ने मिलकर इसके खोजा था, इसलिए इसको बीसीजी बोलते हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस, सॉरी, उसका ट्यूबरक्लोसिस के लिए सबसे पहली वैक्सीन लगाई जाती है बॉडी के अंदर, यही है डी, यही बीसीजी ट्यूबरक्लोसिस के लिए होती है, पता है आपको? तुम अभी भी बैक स्लाइड पे पड़े हो यार। लो, निमिता, बैक स्लाइड सर, बैक स्लाइड सर। तुम लिख लिया करो ना भाई, थोड़ा तेज लिखो। कोई नहीं। सुप्रिया, बैक स्लाइड। रूपाली, नो सर। चलो, कोल्ड बहुत होता है, जिनको कोल्ड बहुत ज्यादा ही होता है वो जलनेती करना स्टार्ट करते हैं भाई। वो काम करती है, अगर रेगुलर आपको कोल्ड होता ही रहता है तो।
कोई डाउट? अब आगे बढ़ रहा हूं मैं, लास्ट एलर्जी और कराऊंगा आज। देखो एलर्जी तो वैसे सभी जानते हैं, ठीक है, हाँ, सभी जानते हैं कि भाई मुझे किसी को डस्ट से एलर्जी है, किसी को गोबर जो होता है ना, काव डंक, उससे एलर्जी है, किसी को खाने पीने की चीजों से एलर्जी होती है, दही से एलर्जी होती है, समझ रहे हो ना, किसी को मतलब मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी होती है, समझना, किसी को जब क्रॉप कल्टीवेशन होता है तो पॉलिन्स रिलीज होते हैं, तो पॉलिन से एलर्जी होती है, इन्फ्लामेशन चालू हो जाता है, भाग जाते हैं वो लोग ऐसे में, ठीक है। तो एलर्जी का मतलब है आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम का हाइपर सेंसिटाइज हो जाना, समझ रहे हो, हाँ, आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम का हाइपर सेंसिटाइज हो जाना, समझना मेरी बात, इसको एलर्जी बोलते हैं, यस। इम्यून सिस्टम का हाइपर सेंसिटाइव हो जाना, एग्रेशन में आ जाना, ठीक है। जैसे मान लो मैं नॉर्मल था, बिल्कुल नॉर्मल बैठा था, बहुत मुस्कुरा रहा था, पर एक एक ऐसा इंसान जिसको देखते ही मुझे गुस्सा आना चालू हो जाता है, वो सामने अचानक से आया और मुझे गुस्सा आना चालू हो गया, ठीक, मेरे एक्सप्रेशन चेंज हो गए, मेरे सब कुछ ये चेंज हो गई, तो समझ लो मैं मतलब मेरे लिए वो एक तरीके से एलर्जिन का काम कर रहा है, मुझे उससे एलर्जी है, कहते मुझे तुझसे एलर्जी है, तू मेरे सामने मत आया कर, ठीक है। सब तुझे देखते ही मुझे कुछ हो जाता है, तुझे देखते ही मुझे मारने का मन करता है कि उठा के दो तीन तमाचे खींच के दूं, मतलब तुझे उससे एलर्जी है, समझ में आया नहीं आया? तो ऐसे लोगों को दूर रखना ही बेटर है, और कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका, कोई दवा नहीं है, अलग अलग रखो, सामने मत आने दो, ठीक है। तो भाई द समझना, aggregated response of immune system to a certain antigen present in environment is called allergy, सिंपल सी बात है। अब एलर्जी में जो सब्सटेंस होते हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको एलर्जिन बोलते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है उनको हम एलर्जिन बोलते हैं। द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस टू दीज आर, अब कौन से एंटीबॉडी होते हैं जो एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? आईजीई बताया था मैंने, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जी। जो एलर्जिन के रिस्पॉन्स में बनते हैं वो आईजीई एंटीबॉडी है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जी, ठीक है। एलर्जी इज ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल लाइक, अब एलर्जी क्यों होती है? क्योंकि एलर्जी के लिए केमिकल होता है हिस्टामिन, सीरोटोनिन, समझ रहे हो, जो कहां से निकलता है? मास्ट सेल से निकलता है, इसकी वजह से एलर्जी होती है, मास्ट सेल से निकलता है ये सब्सटेंस जो एलर्जी कॉज करता है। द यूज ऑफ ड्रग्स लाइक, अब ऐसी ड्रग चाहिए जैसे एंटी हिस्टामिन ड्रग, ठीक है, या एड्रेनलिन, ठीक है, सीरोटोनिन, समझ रहे हो, सॉरी स्टेरॉइड्स, ठीक है, ये क्या करते हैं? स्टेरॉइड्स एंटी एलर्जिक होते हैं, मैंने बताया भी था, स्टेरॉइड्स कॉर्टिसोल, स्टेरॉइड्स में भी कौन? कॉर्टिसोल, ये एंटी एलर्जिक होता है, ठीक है। तो समझना, थोड़ा समझाता हूं इसको, आपको मजा आएगा समझने में। इन केस ऑफ एलर्जी, एलर्जी के केस में क्या होगा? मानो कोई मनुष्य है, एलर्जी केस में क्या होगा? सेंसिटाइजेशन ऑफ मास्ट सेल, कैसे होता है सेंसिटाइजेशन? मान लो कोई जीन था जो लाइफ के किसी पड़ाव, तो एलर्जी कहते हैं ना जेनेटिकल होती है, इधर से उधर आ गई, कोई जीन था, ये जीन एक प्रोटीन बनाएगा, एमआरएनए, और एमआरएनए से बनेगी कौन? प्रोटीन, समझना।
ये मास्ट सेल बाइंडिंग प्रोटीन बन रहे हैं। या आईजीई बाइंडिंग प्रोटीन बन रहे हैं। ठीक है, ये प्रोटीन सीधे आके यहाँ बाइंड कर जाएंगे। बाइंड करके मास्ट सेल से, और तुरंत इन मास्ट सेल से बाइंड हो जाएंगे आके आईजीई एंटीबॉडी। कौन सी एंटीबॉडी? आईजीई। पहले प्रोटीन नहीं थे इसलिए बाइंडिंग नहीं थी, अब प्रोटीन आ गए तो ये बाइंडिंग हो गई अपने आप ही। अब मास्ट सेल नॉर्मल मास्ट सेल नहीं, सेंसिटाइज मास्ट सेल बन चुके हैं क्योंकि इसमें आईजीई की बाइंडिंग हो चुकी है। अब ये हैंड ग्रेनेड बन चुके हैं। ठीक है, हैंड ग्रेनेड बन चुके हैं। इनमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, हेपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन एटसेट्रा। मान लो बाहर से कोई एलर्जिन आया, कोई डस्ट पार्टिकल ही आया, मान लो डस्ट पार्टिकल आपके लंग्स में गया होगा, तो पार्टिकल से सीधे किससे बाइंड कर जाएंगे? इन आईजीई से। बाइंड करते ही ये मास्ट सेल रिलीज करना चालू कर देंगे। क्या रिलीज? हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन। रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जी। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, ये इंसान था, ये एलर्जी इसको है क्योंकि इसकी जो सेंसिटाइजेशन और मास्ट सेल हो चुका है इसकी बॉडी के अंदर। कोई जीन था इसकी वजह से एलर्जी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी जा सकता है। ठीक है, ये जीन किसी लाइफ के किसी पड़ाव में एक्टिव हो गया, एक्टिव होते ही इसने आईजी बाइंडिंग प्रोटीन बना लिए और ये प्रोटीन मास्ट सेल से जुड़ गए, जिसकी वजह से आईजी एंटीबॉडी भी इनसे बाइंड कर गए। ठीक है, पहले आईजी थे कोई दिक्कत नहीं थी, पर आईजी जब इनसे बाइंड करे अब दिक्कत होगी। जब भी वो पार्टिकल अंदर जाएगा जिससे भी आपको एलर्जी है, वो बाइंड करेगा, ये फटेंगे फटेंगे तुरंत एलर्जी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बॉडी का एक अजीब सा रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाएगा, इसको एलर्जी बोलते हैं। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? अब यार ये बताओ, ये समझ में आया कंसेप्ट या नहीं आया? एलर्जी जेनेटिकल होती है क्योंकि जीन के थ्रू भी होती है। एलर्जी के अंदर आपके इम्यून सेल का हाइपर सेंसिटाइजेशन इन्वॉल्व है, इतना ज्यादा कि एक पार्टिकल भी अंदर आएगा तो तुरंत आईजी से बाइंड करेगा, मासल फट पड़ेंगे, फटेंगे तो हिस्टामिन सेरोटोनिन अनलिमिटेड निकलेगा, जिसकी वजह से बॉडी एक अजीब सा रिस्पॉन्स दिखाएगी। इसी को तो एलर्जी बोलते हैं। देखो, एलर्जी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, एलर्जी का एक ही ट्रीटमेंट है, जिस चीज से एलर्जी है उससे आप दूर रहो, क्योंकि आप अपनी बॉडी के इम्यून सेल को चेंज नहीं कर सकते। बस इतना है कि अगर आप अर्ली स्टेज में आपको एलर्जी है तो जब तक आप 20-22 साल के नहीं हो रहे तब तक उन चीजों से दूर रहो, बॉडी के अंदर उसकी मेमोरी सेल ना बने। बस बॉडी में उसकी मेमोरी सेल बनने को रोक दो, डिले कर दो। ठीक है, तो एक बार को बचा जा सकता है इससे। ठीक है, अर्ली स्टेज में एलर्जी है तो जिस चीज से एलर्जी है उस चीज से दूरी बना लो कुछ लंबे समय तक के लिए, कुछ सालों के लिए। तो मेमोरी सेल नहीं बनेंगे, मेमोरी सेल नहीं बनेंगे तो आप बचे रहोगे। बिल्कुल, मिल्क में लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है लोगों को, लैक्टोज से एनर्जी होती है। तो जिन लोगों को मिल्क से एलर्जी है बेटा, वो दही खाया करो। ठीक है, क्योंकि दही में लैक्टोबैसिलस लैक्टोज को खुद खा जाता है। साइनस के अंदर आपके नाक का जो ट्रैक होता है ना, वो ब्लॉक हो जाता है इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा होने की वजह से। साइनोसाइटिस हो जाती है, तो उसमें जलनीति बड़ा अच्छा काम करती है। नहीं, एलर्जी से डेथ तो एकदम नहीं होती, वो सीवियर केस होता है जब एनाफाइलेटिक शॉक होता है। एनाफाइलेटिक शॉक जैसे पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाया किसी को, तो उसकी वजह से एक बड़े पैमाने पर एलर्जी हो सकती है, बड़े पैमाने पर। जो बड़ी लार्ज ब्लड वेसल्स है ना,
वो डायलेट कर जाएंगी, इतनी तगड़ी एलर्जी हो जाए, इसको एनाफाइलेटिक शॉक बोलते हैं, तो इंसान की डेथ हो सकती है। वैसे नॉर्मल केस में डेथ नहीं होती। हाइप एक्सग्रेशन का मतलब होता है हाइपर एक्टिव हो जाना। यार कंसेप्ट बताओ, समझ में आया नहीं आया? कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया? आई लव कर्ड। यस सर। तो भाई तो आज इतना ही रखूंगा मैं, ठीक है। अच्छा एक ऑटोइम्यून डिसीज और है, ठीक है, वो और करा दूंगा आपको। तो आज मेन पार्ट सारा खत्म हो गया, ऑटोइम्यून डिसीज। क्योंकि अगला लेक्चर बहुत बड़ा लेक्चर है, 2.5 घंटे का, 3 घंटे का, ठीक है। ऑटोइम्यून डिसीज में बस एक बात ध्यान रखो, ऑटोइम्यून अपने हुए पराये, जो कलयुग की निशानी है, अपने हुए पराये। जब अपने अपनों को पराया समझ के मारना चालू कर दें, या अपने अपनों के अगेंस्ट काम करना चालू कर दें, तो समझ लो कलयुग आ गया। और कलयुग के अंदर ऑटोइम्यून डिसीज सबसे ज्यादा डोमिनेंट है। पहले ऑटोइम्यून इतनी नहीं होती थी, अब आज के डेट में ऑटोइम्यून हो गई है, क्योंकि अपने बॉडी के इम्यून सेल अपने ही एंटीजन यानी अपने ही सेल के अगेंस्ट काम करना चालू कर रहे हैं, मार रहे हैं, तो इंसान तो मर ही जाएगा भाई, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑटोइम्यून। तो जब भी आपसे पूछो ऑटोइम्यून क्या होता है, अपने हुए पराये, जब अपने अपनों के अगेंस्ट काम करना चालू करते हैं, तो मान लो ऑटोइम्यून डिसीज हो गई, ठीक है। हाँ। यस, समझ में आया नहीं आया? अब इम्यून ऑटोइम्यून बहुत टाइप के होते हैं, माइस्थीनिया ग्रेविस भी ऑटोइम्यून डिसीज है, ठीक है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस ऑटोइम्यून डिसीज है। आप समझ रहे हो? हाँ। यस। सुसाइड ऑफ थायराइड सुना होगा आपने। हाँ। बहुत सारी ऑटोइम्यून, ठीक है। एनीमिया भी बहुत सारे ऑटोइम्यून होते हैं, बहुत सारे ऑटोइम्यून डिसीज है, ठीक है। ऑटोइम्यून के केस में एक ही काम होता है, इम्यूनिटी सप्रेस करके रखी जाती है, तो वो भी खतरनाक है, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? एस्थमा पॉलन से ही नहीं होता, और चीजों से, डस्ट से भी एस्थमा हो सकता है, ठीक है। तो बस ऑटोइम्यून में एक एग्जांपल एनसीईआरटी ने दे रखा है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, बस, और कुछ भी है नहीं। मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी इवॉल्व इन हायर वर्टिब्रेट बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट फॉरेन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सेल्फ मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल इम्यूनिटी इम्यूनोलॉजिकल डील विद द एस्पेक्ट टू, ठीक है, सम टाइम ड्यू टू द जेनेटिक और अदर अननोन रीजन, मतलब जेनेटिकल भी हो सकता है और अननोन रीजन भी है, ठीक है। द बॉडी अटैक सेल्फ सेल, यानी बॉडी अपने ही सेल के अगेंस्ट अटैक कर रही है। दिस रिजल्ट इन डैमेज टू बॉडी एंड इज कॉल्ड ऑटोइम्यून डिसीज, यानी अपने ही सेल के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। हाँ, जेनेटिकल का मतलब है, जैसे मान लो अचानक से कोई जीन एक्टिव हो गया, उस जीन की वजह से एक सेल का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, ठीक है, अपने सेल का ही स्ट्रक्चर चेंज हो गया। रात में आपका भाई बहन कोई मुखौटा लगा करके घर में घुसे, तो आप उसको क्या करोगे? पकड़ के झाड़ू से मारोगे ना। अपना था, पर मुखौटा लगा के घुस रहा था, तो उठा के मारा आपने, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अपने ही बॉडी के एंटीजन या अपने ही बॉडी के सेल कुछ अपने ही कुछ जीन के एक्टिव होने की वजह से उनके स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं, तो बस अपने ही इम्यून सेल उनको मारना चालू कर देते हैं। एक तरीका तो ये है, ठीक है, जो लोगों ने साइंटिस्टों ने आइडेंटिफाई किया। और दूसरा तरीका साइंटिस्टों को भी आइडेंटिफाई नहीं है कि भाई ऐसा कारण क्या है कि अपने ही सेल को मार रहे हैं, ठीक है। इट इज कॉल्ड ऑटोइम्यून डिसीज, बस इतना याद रखो, ऑटोइम्यून मतलब अपने हुए पराये। रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ही एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी ने, तो 50 टाइप के एग्जांपल हैं, ठीक है। तो यहां आज मैं चैप्टर को एंड करूंगा, ठीक है। अब हम मिलते हैं कल सेम टाइम और एक नए जोश के साथ, क्योंकि कल मैं चैप्टर को आगे लेगी। इम्यूनिटी आज खत्म है आपकी, ठीक है। जरा सा पार्ट बचा हुआ है 10 मिनट का, ठीक है, जिसमें टाइप्स ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन बताऊंगा, ठीक है, प्राइमरी लिम्फॉइड, सेकेंडरी लिम्फॉइड, ठीक है, बस इम्यूनिटी वाला मेन पार्ट खत्म हो चुका है, ठीक है। तो कल मैं टाइप्स ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन करा के मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। ओके, यस या नो? तो यहां तक का पार्ट सारा का सारा आज आप करके ला रहे हो अच्छे से, ठीक है। रिवाइज कर लेना अच्छे से, क्योंकि अब जो पार्ट कराने वाला हूँ डिसीज वाला पार्ट है, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो तुम कंफ्यूज होते हो, ठीक है। तो वो पार्ट कल मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट शाउट है तो मुझे बताओ।
कोई भी डाउट शाउट है यहां तक तो मुझे बताओ। ऑलमोस्ट जूलॉजी ठीक है, फाइन है, ओके ठीक है, नो डाउट। ओके बेटा, अब तुम भी कुछ खा पी लो, ठीक है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाय बेटा, बाय 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 बाय।